बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैसल असरल्वी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हमेशा की तरह हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार शहज़ाद अनवर फ़ारूकी साहब मौजूद हैं। शहज़ाद अनवर फ़ारूकी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जी, आपका भी शुक्रिया। इस वक्त सियासी माहौल जो है वो इंतहाई गर्म है और आज की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो तहरीक इंसाफ का एक आला सतही इजलास है। और तहरीक इंसाफ ने एक तो पहले ऐलान किया था कि वो मुल्क भर में जो है वो जलसों का इनकाद करेगी, और आज की मीटिंग में ये फैसला हुआ है कि वो आम इंतखाबात की बाकायदा तैयारी शुरू कर दे। और दूसरी तरफ जो है वो हुकूमत के ऊपर एक बहुत ज़्यादा प्रेशर बना हुआ है, और वो प्रेशर है आर्मी चीफ़ की जो है वो मुद्दत मुकम्मल हो रही है और एक नए आर्मी चीफ़ की तकर्री या एक्सटेंशन। तो मामला इन्हीं दो ज़ावियों के दरमियान जो है वो घूम फिर रहा है। तो इस हवाले से फ़ारूकी साहब की राय लेंगे कि वो क्या समझते हैं, क्या देखते हैं सर आपके आर्मी चीफ़ की अगर एक्सटेंशन होती है या फिर उनकी मुद्दत तकमील के बाद हुकूमत एक नया आर्मी चीफ़ जो है वो अपॉइंट करती है, तो इन दोनों सूरतों में पाकिस्तान के जो आम इंतखाबात हैं, जो आम इंतखाबात हैं, माजी की बात नहीं करें, उन पर इसका असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगिनत दुरूद व सलाम नबी आखिर ज़मां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। बहुत शुक्रिया फैसल। अच्छा, पहले मैं आपके सवाल के पहले हिस्से को थोड़ा सा एड्रेस करना चाहूँगा कि उन्होंने कोई इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। देखिए, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान, उन्होंने ये बहुत पहले डिसाइड कर लिया था कि वो अर्ली इलेक्शन करेंगे जब वो खुद वज़ीर आज़म थे, और अभी उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद भी पेश नहीं हुई थी। और इसकी तस्दीक भी उस वक़्त हुई जब मुझे ये कहीं से पता चला, तो मैंने इसको 2-3 जगहों से चेक किया, तो ये बात बिल्कुल ठीक थी। इमरान खान के ज़हन में ये बात थी कि वो कबल अज़ वक्त इलेक्शन करवाएंगे। उनका ख़्याल ये था कि चूँकि कोरोना और इस तरह की मुश्किलात बहुत सारी आई हैं, तो 3-1 साल वो मुश्किल काम करेंगे और चौथे साल में जाके कहीं वो अवामी रिलीफ़ करेंगे, और जब कोई 8-10 महीने में वो रिलीफ़ देने में कामयाब हो जाएंगे लोगों को, तो उसके बाद वो इलेक्शन का कबल अज़ वक्त ऐलान करेंगे और वो एक तरह से अपोजिशन को सरप्राइज़ करेंगे। खैर, वो सरप्राइज़ वाला एलिमेंट तो उनके हाथ से निकल गया, लेकिन अभी खैर उन्होंने जो उसके बाद पॉलिटिक्स की अदम एतमाद के बाद, वो एक नई कहानी है जिसने पाकिस्तान की सियासी हिस्ट्री में कुछ नई चीज़ों का इजाफा किया है। जहाँ तक बात है आर्मी चीफ़ की तकर्री से कोई चेंज होने का, डेफिनेटली हमारी फ़ौज पाकिस्तान जो है वो आइनी तौर पर उनका पॉलिटिक्स में कोई ताल्लुक़ नहीं है, और ना उन्होंने कभी इस तरह से ये कभी क्लेम किया है कि वो कोई कोशिश करते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत, बल्कि हर जगह की सियासत, वो फैक्ट की बजाय वो परसेप्शन पे ज़्यादा डिपेंड कर रही होती है। तो हमारे यहाँ ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, जैसे बहुत सारे और बिलीफ हैं कि लोग कहते हैं कि जी ये जो कुछ हो रहा है अमेरिका करा रहा है, या जो कुछ हो रहा है CIA करा रही है। तो इसी तरह से यहाँ पे लोगों का ये बिलीव है कि फ़ौज की हमायत के बगैर आप इक़्तिदार में नहीं आ सकते। तो बेसिकली ये भी एक बना हुआ है। तो एक्चुअली तो इसमें कोई हकीकत नहीं है, लेकिन बहरहाल अगर लोग ये समझते हैं कि फ़लाना जो बंदा है वो फ़लाने के हक़ में है और फ़लाने के ख़िलाफ़ है, तो वो चीज़ उनके परसेप्शन को, उनके सियासी फ़ैसलों को मुतासिर करती है। वो लोग जिनका बराह रास्त सियासत से उस तरह से ताल्लुक़ नहीं है, जो सिर्फ अमली सूरत हाल को देखकर फैसला कर रहे होते हैं कि जी हारने वाले को हम वोट क्यों दें, हम तो हमेशा जीतने वाली पार्टी को वोट देंगे, तो वो लोग जो हैं वो ऐसी चीज़ों से मुतासर होते हैं और यकीनन उनका वोट करने का फ़ैसला भी मुतासर होता है। सही। अच्छा सर, ये बताएं कि जो आपका तज्ज़िया, आपकी जो इतलात हैं, चूँकि आप इंतहाई बाखबर हैं वफाकी दारुल हुकूमत में, और आपका प्रोग्राम भी पावर कॉरिडोर है, तो क्या आप ये समझते हैं कि जो मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं ये एक्सटेंशन की तरफ जा रहे हैं या फिर एक नए आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट होने जा रही है? क्या आपकी ख़बरें हैं इस हवाले से? जो ख़बरें हैं वो तो हैं कि इसमें इस बात पे कहीं ना कहीं गौर किया जा रहा है कि मौजूदा आर्मी चीफ़ को शायद 1 साल की मज़ीद एक्सटेंशन दे दी जाए। लेकिन मेरा अपना तजिया और मेरा ज़ाती ख़्याल अगर आप मुझसे पूछेंगे, तो मेरे नज़दीक ये कोई मुनासिब ख़्याल नहीं होगा। इस हवाले से कोई और फ़ैसला किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी ज़ाहिर है कि फ़ैसला तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने करना है, और आप अगर किसी को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाते हैं तो उसको तमाम फ़ैसले करने का इख्तियार भी देते हैं। अब ये अलग बात है कि उनके किए हुए किसी भी फ़ैसले की कीमत तो कौम ने अदा करनी होती है। बहरहाल हमारी कौमी हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब ये शहबाज शरीफ साहब तो शायद इस सिचुएशन में नए हैं, लेकिन 70 की दहाई के बाद से आज तक जो पाकिस्तान में 10 आर्मी चीफ़ आए हैं, उनमें से 5 का तकर्रर तो मियां नवाज शरीफ ने किया है।
ये अलग बात है कि उन्होंने जिन लोगों का तकर्रुर किया उनमें से कोई भी उनको सूट नहीं किया। हालांकि उनके बारे में परसेप्शन ये है कि जब मियां नवाज शरीफ ये फैसला करते हैं तो वो अपना बंदा ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि अपना बंदा कोई भी और कहीं भी किसी का भी, ना कोई इमरान खान का, ना कोई बिलावल भुट्टो जरदारी या आसफ जरदारी का या इमरान खान का या शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ, ये किसी के, देखें फ़ौज का एक निज़ाम है। और मुझे मरहूम मसूद मलिक अपने दोस्त याद आ गए, तो वो चूँकि मियां नवाज शरीफ के बहुत करीबी दोस्त थे, तो मैंने उनको एक दफ़ा ये पूछा कि ये हर दफ़ा मियां नवाज शरीफ का आर्मी चीफ के साथ पड़ा क्यों हो जाता है? तो उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत फिक्रा कहा। उन्होंने कहा जी देखें, फ़ौज का एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत अगर आप ये सोचें कि मियां नवाज शरीफ अपने बेटे को, हसन नवाज़ को या हुसैन नवाज़ को भी आर्मी चीफ लगा लें, तो उसके बाद भी इनका 2 महीने के अंदर अंदर फटा हो जाएगा, क्योंकि वो एक सिस्टम है और वो हमेशा सिस्टम को बाईपास करते हैं। उस सिस्टम के तहत ये ज़रूरी है जो भी आदमी आर्मी चीफ है वो उसके ज़ाती ख्यालात जो मर्जी हों, लेकिन वो अपनी इदारा जाती पॉलिसी और इदारा जाती सोच को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है और उसी के तहत वो बहुत सारे काम कर रहा होता है। उसकी ज़ाती पसंद या नापसंद तो मेरे नज़दीक फैसला साजी में वैसे भी आड़े नहीं आती। बिल्कुल ऐसे ही है। और मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में तो ये मशहूर है कि वो, आप वाली बात है कि उनकी लड़ाई होती ही उस वक्त शुरू है जब वो अपने ख्यालात या अपनी मनमानियाँ उन पर थोपने की कोशिश। देखिए, मैंने अभी एक और व्लॉग में अर्ज़ किया कि हम सिस्टम को खुद ही नहीं बनने देते और उसके बाद हम सिस्टम को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं कि जी सिस्टम डिलीवर करने में नाकाम रहा। मसला ये है कि हम में से कोई भी आदमी सिस्टम को खुद मुख्तारी नहीं देना चाहता, सिस्टम को ताकत नहीं देना चाहता। मुझे बताइए कि अगर आप एक दफ़ा ये तय कर लें, खा वो आर्मी चीफ हो या वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो या वो कोई इलेक्शन कमिश्नर का सेटअप है या जहाँ पे भी किसी ने कोई बंदा लगाना है, आप एक सिस्टम इवॉल्व कर दें कि जी इस हिसाब से बंदे आएंगे और तरतीबवार आते चले जाएंगे, किसी की कोई इख्तियार नहीं है। जब आप एक दफ़ा सिस्टम को इस काबिल कर देंगे कि वो अपने तौर पर फंक्शन करें, तो देखिएगा आपके थाने भी आपको डिलीवर करेंगे, आपकी कचहरियाँ भी आपको डिलीवर करेंगी, आपके बाकी इदारे जो हैं वो भी अपना अपना काम करेंगे। हमारा मसला ये है कि जो आदमी इक़्तिदार में आता है वो आता ही इसीलिए है कि उसने सिस्टम को बाईपास करके अपने लोगों को खुश करना होता है और उसकी फिर कीमत बाकी लोग जो है वो अदा करते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा फारूकी साहब, एक और बहुत अहम खबर है। पहले ये एक फ़िज़ा बनाई गई कि हुकूमत जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 रुपये तक का जो है उसमें कमी करने जा रही है, लेकिन जब रात हुई और नोटिफिकेशन हुआ तो पता चला कि 8 रुपये तक जो है वो कीमतें बढ़ा दी गई हैं उल्टा। और डॉलर चूँकि बतदरीज नीचे जा रहा है तो ये तवक्को की जा रही थी कि हुकूमत अवाम को बड़ा रिलीफ देगी, लेकिन कीमतें हुकूमत ने जिस तरह से बढ़ाई हैं तो उस पर तो तमाम लोग जो हैं वो शशदर रह गए हैं। और आप क्या समझते हैं कि ये महंगाई का जो एक तूफ़ान है और हुकूमती जो इक़दामात हैं, ये इनके ताबूत में आखिरी कील नहीं होगा और अगले आम इंतखाबात में इन्हें इसका खमियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा? देखिए, कील तो इतने हैं कि मैं शुमार करने से कासिर हूँ। ये जो आपने कफन में आखिरी कील का है, ये सारे कील ही आखिरी हैं। बाकी जो इसका इम्पैक्ट है वो कुछ इस तरह से है कि एक जंग अज़ीम के हवाले से एक लतीफ़ा मशहूर है कि एक तरतीब में कुछ कब्रें बनी हुई थी और वहाँ पे नाम लिखा हुआ था कि ये सिपाही फ़लाना है और इसको एक गधे ने दुलत्ती मारी और ये मर गया। उसके बाद अगली कब्र है, वो उसके ऊपर लांस नाइक लिखा हुआ है कि ये फ़लाँ साहब है, इनको गधे ने दुलत्ती मारी और ये मर गया। और उसके बाद रैंक बढ़ते गए और मेजर और कर्नल तक लोग मर गए। उसके बाद फाइनली उस गधे की कब्र थी जहाँ पे लिखा हुआ था कि और आखिर में इस गधे ने गलती से एक बम को लात मार दी और ये उसकी कब्र है। सही। तो हम मतलब अब ये लाते मारते चले जा रहे हैं। मुझे नहीं पता अब ये इनके लिए आखिरी वो जो आप लास्ट नेल ऑफ द कॉफन कह रहे हैं या वो बम कौन सी चीज़ साबित होगी जिसको ये दुलत्ती मारेंगे, लेकिन ये उसी रास्ते पर गामज़न है। चलें, बहुत शुक्रिया फारूकी साहब। नाज़रीन कराम, आपने शहज़ाद अनवर फारूकी साहब का तज़किया सुना। उनका ये कहना था कि उनको जो ख़बरें मौसूल हो रही हैं उसके मुताबिक एक्सटेंशन के हवाले से बातें की जा रही हैं, लेकिन हतमी तौर पर इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि पाक फ़ौज एक इंतहाई प्रोफेशनल इदारा है और पाकिस्तानी अफवाज के अंदर जो जर्नेल्स हैं और जो अफसरान हैं वो इंतहाई पेशा वाराना सलाहियतों के हामिल हैं। लेकिन जो उनका अपना ज़ाती तज्जिया था वो ये था कि अगर एक्सटेंशन वाली कोई सूरत हाल पैदा होती है तो ये कोई मुल्क के लिए और इदारे के लिए कोई बहुत अच्छा ख्याल साबित नहीं होगा। इंशाल्लाह अपने अगले व्लॉग में जल्द आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने की बात। अल्लाह।